हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हैं। तो जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाली है। आज की क्लास में हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन 50 क्वेश्चन में आपको 70+ क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले। तो क्लास को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। क्लास में आप कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठेगा। क्लास में आपको कब कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए उसे साथ साथ नोट करते चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्काउरिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऊन में, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन में, तीसरा ऑप्शन है रेशम में, चौथा ऑप्शन है रेयॉन में। यूपी टीजीटी 2021 और टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए, तब अपना आंसर देते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि स्काउरिंग का प्रयोग होता है, तो किस में होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो स्काउरिंग का प्रयोग ऊन में होता है। पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। क्लीनिंग एंड स्काउरिंग, छटाई एवं स्तर निर्धारण के पश्चात ऊन की सफाई एवं धुलाई एवं घिसाई की जाती है। ऊन के रेशों में पसीना, चिकनाई, धूलकण एवं अन्य गंदगी उपस्थित होती है, जिन्हें साफ करना आवश्यक होता है। ऊन की धुलाई के लिए निम्नलिखित 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऊन की धुलाई में 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। वे 3 विधियाँ कौन कौन सी है, जिसमें आपका साबुन का घोल, वाष्पित घोलक और कार्बोनाइजिंग, ये इसकी 3 विधियाँ है धुलाई की। इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बोलनी ऊन को कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा मेरिनो ऊन, दूसरा ऑप्शन है शहतूत, तीसरा ऑप्शन है पैसन ऊन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2021 और 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि बोलनी ऊन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। बोलनी ऊन को मेरिनो ऊन भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मेरिनो ऊन प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसे बोलनी ऊन भी कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये मेरिनो जाति के भेड़ों के बालों से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम मेरिनो जाति के भेड़ों को स्पेन के गडरियों द्वारा पाला जाता था। तो सर्वप्रथम ये कहाँ पर पाली गई, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये स्पेन में गडरियों के द्वारा पाला जाता था। इसके बालों से बने ऊनी वस्त्र उत्कृष्ट कोटि के एवं सर्वश्रेष्ठ होते थे। स्पेन के बने मेरिनो ऊनी वस्त्र अपनी उत्कृष्टता, उन्मता, कोमलता एवं बारीकी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चले। यहाँ पर इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारा मोहायर, दूसरा ऑप्शन है कश्मीरी ऊन, तीसरा ऑप्शन है ऊन और चौथा ऑप्शन लिनन। DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, लिनन। यहाँ इसमें से यहाँ पर प्रोटीन फाइबर नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, कोट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है। सूती तथा ऊनी, कपास तथा धागा, केवल ऊन या कच्चा ऊन। TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कोट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कोट्स वूल की, तो ये सूती तथा ऊनी को मिलाकर तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम, यहाँ पर क्रम सही है। पहला ऑप्शन दिया गया अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा। दूसरा ऑप्शन अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तीसरा ऑप्शन है प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीड़ा और चौथा ऑप्शन है प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा। TGT 2011 और 10 में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर कई बार रेशम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से। तो आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको बताने की अंडा से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो यहाँ पर अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अंडा तो यहाँ पर अंडे के बाद लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है। रेशम, लिनेन, सूत या ऊन। DSSB TGT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। इनमें से रेशम तंतु प्राकृतिक रूप से उभरता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिएस्टर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री निम्नलिखित के बीच होती है।
पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 90 से 115, दूसरा ऑप्शन है 50 से 70, तीसरा ऑप्शन है 115 से 140 और आपको बताएं चौथा ऑप्शन है 140 से 165। DSSB PGT 2018 और UGC नेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए और फिर अपना आंसर देते चलिए। यहाँ पर पॉलिएस्टर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री निम्नलिखित के बीच की होती है, तो कितनी डिग्री के बीच होती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 115 से 140 डिग्री के बीच होती है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी प्रिंटिंग साधारण 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है। पहला ऑप्शन है ब्लॉक प्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा बाटिक प्रिंटिंग, तीसरा ऑप्शन है स्क्रीन प्रिंटिंग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यूपी PGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से स्क्रीन प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है। तिरोपा, कासिदा, मुर्री और दसूती। PGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, दसूती सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए क्या जाना चाहिए, यानी फिर क्या किया जाना चाहिए ये आपको बताना है। खनिज दागों को, वानस्पतिक दागों को, चिकनाई युक्त दागों को या जानतव दागों को, ये आपको बताते हुए चलना है। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, वानस्पतिक दागों को। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, खाली स्थान जीवन का को अर्थ देता है। यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है, आपको बताना है कि जीवन को अर्थ देता है मानक, मूल्य, लक्ष्य या धन, तो क्या जीवन को अर्थ देते हैं ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से मूल्य जीवन को अर्थ देते हैं। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना है, किसकी रचना है। यहाँ पर पुस्तक दी गई है द वेल्थ ऑफ नेशन। आपको बताना है किसके द्वारा इसकी रचना की गई है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोफेसर JK मेहता, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है री बंसल एवं अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर कुर्नू। PGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताने की द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षण माना जाता है, तो किसकी रचना है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, यह रचना है एडम स्मिथ की। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एवं धन संबंधी अर्थशास्त्र के प्रणेता प्रोफेसर एडम स्मिथ महोदय ने वर्ष 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इनमें इन्होंने बाजार को उपभोक्ता के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना है। इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। पुस्तक का पूरा नाम भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप ये भी नोट करते चलेगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर इसका वर्ष भी दिया गया है, ये भी आप नोट करते चलेगा। 1776 में इसकी रचना की गई और इसका पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। 1953, 1952, 1950 या 1955। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम में लगातार ये पूछा गया है, ये भी आप नोट करते चलेगा। आपको बताना है कि भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, परिवार नियोजन भारतवर्ष में 1952 में प्रारंभ हुआ था, तो पहले दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। परिवार नियोजन आधुनिक युग नियोजन का युग कहलाता है। साधारणतः नियोजन का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से होता है जिसमें कुछ निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन लक्ष्यों को एक निश्चित अवधि में
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त किया जाता है। तो आप इसे भी नोट करते चलेगा। तो ये कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं और भी बच्चों को ये क्लास शेयर कीजिए, जो बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हमें भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या है, हमारा भी मनोबल घटता जा रहा है। तो आप हमारा मनोबल भी बढ़ाइए और क्लास को अंत तक देखते चले। काफ़ी फ़ायदा हमारी क्लासेस से आपको होने वाला है। बस लगातार आप हमें अपना समय देते चले, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 23 वर्ष। टीजीटी 2013 में भी क्वेश्चन ही पूछा गया है। आपको बताना है कि लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है तो कितनी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो लड़कों के लिए वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। और लड़कियों की कितनी की गई? तो 18 वर्ष लड़कियों की है। तो ये भी आप नोट करते चलिएगा। ये लड़कियों की आयु है, लड़कियों की आयु जो निर्धारित की गई 18 वर्ष की गई है, और 21 वर्ष लड़कों की। ये भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है। पहला ऑप्शन है एलिमिनेट स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य, एलिमिनेट स्टैटिक कार्य, या तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिए गए एलिमिनेट डायनेमिक कार्य। चौथा ऑप्शन दिया गया समय और श्रम बचत करने वाले उपकरण का उपयोग। यहाँ पर आपको बताना है कि गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि क्या होगी, आपको बताना है। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 और टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर पहला देखें तो एलिमिनेट स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एलिमिनेट स्टैटिक कार्य ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एलिमिनेट डायनेमिक कार्य ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर बचा हुआ है चौथा, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, समय और श्रम बचत करने वाले उपकरण का उपयोग। तो ये गृह कार्य में थकान को दूर करने की प्रमुख विधि है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देगा पाथवे चार्ट, कार्य सरलीकरण। दूसरा ऑप्शन है सेवानिवृत्ति, मानसिक थकान, बोर्डम थकान, आयोजन, प्रबंध प्रक्रिया। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपको ध्यान से देखते चलना है। ये आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। पाथवे चार्ट की अगर हम बात करें तो कार्य सरलीकरण, ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया, ये तो नहीं होगा। सेवानिवृत्ति, मानसिक थकान, वही बोर्डम थकान आपको यहाँ पर दी गई, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आयोजन, प्रबंध प्रक्रिया, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, सेवानिवृत्ति, मानसिक थकान। तो ऑप्शन हमारा पहला दूसरा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सही सुमेलित इस प्रकार है यहाँ पर पाथवे चार्ट, कार्य सरलीकरण, सेवानिवृत्ति, ये कार्य पूर्णता से संबंधित है, ना कि मानसिक थकान से। बोर्डम थकान, आयोजन, प्रबंध प्रक्रिया से संबंधित है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिलामेंट, कोर्स, डूपियन, नाइल किसके प्रकार है? ऊन, कपास, लिनन या रेशम। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि फिलामेंट, कोर्स, टोपियन और नाइल ये किसके प्रकार है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये सभी रेशम के प्रकार है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फिलामेंट, कोर्स, टोपियन, नाइल आदि रेशम के प्रकार है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, दृढ़ता, लोच, सुंदर ढंग से लटक, नमनशीलता, अद्भुत सिकन, प्रतिरोधकता एवं विलक्षण गुणों के कारण विश्व यानी कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहलाने का गौरव प्राप्त है। तो रेशम को सभी वस्त्रों का की रानी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आप नोट करते चलेगा। यह एक प्रकार की प्रोटीन रेशा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किस प्रकार का रेशा है, जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाकर जीते हैं, वे रेशम का उत्पादन करते हैं। तो रेशम का कीड़ा किस पेड़ की पत्तियां खाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
और रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर ये किस प्रकार का रेशा है, प्रोटीन रेशा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं। पहला ऑप्शन है खराब समाप्ति, दूसरा ऑप्शन है ढीली बुनाई संरचना, तीसरा ऑप्शन है धागे की चिकनाई या उपरोक्त सभी। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन भी हमारा खराब समाप्ति, ये भी इसकी यहाँ पर कारक जो फिसलन के धागे की फिसलन में ये भी कारक है। और वहीं ढीली संरचना ये भी, और धागे की चिकनाई, उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। उपरोक्त सभी कारण है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती है। पहला ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, दूसरा ऑप्शन है श्यामपट्ट, तीसरा ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप और चौथा ऑप्शन है हमारा टेलीविजन। UPTET 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, तो यह प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती है फ्लैश कार्ड के द्वारा। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फ्लैश कार्ड, यह कार्ड की एक श्रृंखला होती है जिसे 8 से 20 तक चित्रों वाले कार्ड होते हैं। प्रत्येक कार्ड 10 × 12 होते हैं। इसमें पूरी कहानी का चित्र सहित वर्णन रहता है। चित्र कार्ड के आगे वाले भाग में बना रहता है तथा उससे संबंधित कहानी इसके पीछे वाले भाग में लिखी रहती है। प्रसार कार्यकर्ता द्वारा ग्रामीणों के माध्यम से चित्रों को प्रत्यक्ष रूप से सामने से दिखाया जाता है। इस प्रकार सभी फ्लैश कार्ड को एक एक करके दर्शकों को बताया जाता है। तो इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, फ्लैश कार्ड। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है टाइडमैन और चौथा ऑप्शन है प्रेयर। PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चले। यहाँ पर आपसे पुस्तक पूछी गई है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यह पुस्तक लिखी गई है पियाजे के द्वारा। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे महोदय ने वर्ष 1923 में द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य प्रकाशित पुस्तकें भी निम्नलिखित है। तो यह पुस्तक जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये इनके द्वारा 1923 में इसका प्रकाशन किया गया। ये भी आप नोट करते चलेगा। इनकी अन्य पुस्तक भी दी गई है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, जिसका प्रकाशन इनके द्वारा 1966 में किया गया। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंट 1947, द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड यहाँ पर 1936, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड तो 1954। तो ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें दी गई है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, बालक का विकास है। पहला ऑप्शन है वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये भी TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बालक का विकास है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम बालक का विकास होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। और ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। पहला ऑप्शन है सिर से हाथ की ओर, दूसरा ऑप्शन है पैरों से सिर की ओर, तीसरा ऑप्शन है सिर से पैर की ओर और चौथा ऑप्शन है पैरों से हाथ की ओर। TGT 2011 और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बताने की मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सिर से पैर की ओर मस्तकाधोमुखी यहाँ पर होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सिर से पैर की ओर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है। यहाँ पर विकास का कौन सा नियम नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, दूसरा ऑप्शन है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तीसरा ऑप्शन विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, चौथा ऑप्शन है विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है।
टीजीटी 2010 और पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से विकास का नियम नहीं है, ये आपको बताना है, तो कौन सा नहीं है ये आप बताते चलिए। तो विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, ये तो इसका नियम है, लेकिन यहाँ तो नहीं पूछा गया, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही, विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर नहीं आया है तो यही यहाँ पर गलत हो जाता है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है। पहला ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं, तीसरा ऑप्शन है 3 गुना, 2 गुना, चौथा ऑप्शन है 4 गुना। आपको बताना है कि अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का कितना हो जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अपने वजन का यहाँ पर प्रथम जन्मदिन पर बालक हो जाता है 3 गुना। यहाँ पर तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 3 गुना हो जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है परीक्षा की तैयारी की, दूसरा ऑप्शन है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, तीसरा ऑप्शन है तथ्यों के संग्रह की और चौथा ऑप्शन है याद करना। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की अधिगम एक प्रक्रिया है, तो किसकी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की अधिगम एक प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें बस लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 26वां क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषता है। पहला ऑप्शन है हमारा ये भावनात्मक उथल पुथल की अवस्था है, दूसरा ऑप्शन है ये सेक्सुअल विकास की अवस्था है, तीसरा ऑप्शन है ये पहचान खोजने की अवस्था है, चौथा ऑप्शन है विकल्प सभी सही है। हरियाणा पीजीटी 2020 और ये टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। किशोरावस्था से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप नोट कर इंपोर्टेंट लगाते चलिए। आपको बताना किशोरावस्था की विशेषता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये भावनात्मक उथल पुथल की अवस्था है, ये भी इसकी विशेषता है। ये सेक्सुअल विकास की अवस्था है, ये भी इसकी विशेषता है। यह पहचान खोजने की अवस्था है, ये भी इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार विकल्प चौथा हमारे यहाँ पर सही है, सभी विकल्प सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किशोरावस्था की विशेषताओं में सभी विकल्प सही है। यह सेक्सुअल विकास की अवस्था है, यह भावनात्मक उथल पुथल की अवस्था है और यह पहचान खोजने की अवस्था है। तो हमारे क्वेश्चन के में ये सभी विकल्प सही है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी पर्याय है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि किशोरावस्था किस शब्द से बना है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। वस्तुतः किशोरावस्था यौवनारंभ से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 10 वर्ष आयु से 19 वर्ष तक की आयु के इस काल में शारीरिक तथा भावनात्मक स्वरूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिसमें से आपका इस अवस्था में किशोरों में सेक्सुअल भावनाओं का विकास तीव्र गति से होता है। लड़कियों के प्रति किशोर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इस अवस्था में किशोर ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, उनके अंदर स्थिरता नहीं रहती। इस अवस्था में किशोर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ये अत्यधिक प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। और ये कब से कब तक की आयु होती है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर ये किस शब्द से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इन सभी पॉइंटों को आप नोट करते ही चलेगा, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। पहला ऑप्शन है हमारा सिर्फ परिपक्वता का, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ सीखने का, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का और चौथा ऑप्शन है सीखना और परिपक्वता का। यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है, तो किसका परिणाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से बच्चों का विकास सीखना और परिपक्वता का परिणाम है। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, एरिक्सन का विकास विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड के खालिस्तान से निकटतम मेल खाता है। पहला ऑप्शन है मौखिक चरण, दूसरा ऑप्शन है जनितक चरण, तीसरा ऑप्शन है विभंतक चरण और चौथा ऑप्शन है मातृरति चरण। आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड के, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, से निकटतम मेल खाता है। तो किससे निकटतम मेल खाता है ये आपको बताते ही चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का चरण फ्रायड के
मातृरति चरण से निकटतम मेल खाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है हमारा मस्तिष्क विकार, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानेंद्रिया, तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास को जो प्रभावित करता है उसमें से आपका यहाँ पर होगा मस्तिष्क विकार भी होगा, ज्ञानेंद्रिया भी होगी और आनुवंशिकता भी होगी। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? पहला ऑप्शन है रिलैक्सिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। यूपी टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं ये आपको बताना है। तो स्त्री के अंडाशय में रिलैक्सिन हार्मोन भी निर्मित होते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, इनमें से सभी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन तथा रिलैक्सिन स्त्री अंडाशय से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कार्पस लुटियम द्वारा किया जाता है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। सामान्य गर्भावस्था के लिए यह एक आवश्यक हार्मोन है। एस्ट्रोजन का स्रावन ग्रेफियन पुट्टिका द्वारा किया जाता है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। जबकि रिलैक्सिन का स्रावन प्लेसेंटा के द्वारा प्रसव के दौरान किया जाता है, जो शिशुओं के जन्म में सहायक होता है। तो ये तीनों ही हार्मोन महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो इन्हें आप नोट करते ही चलेगा। ये किस किस के लिए यहाँ पर आवश्यक होते हैं, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा दोनों लड़का, दूसरा ऑप्शन है दोनों लड़की, तीसरा ऑप्शन है दोनों लड़का एवं दोनों लड़की, चौथा ऑप्शन है एक लड़का तथा एक लड़की। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो समरूपी जो जुड़वा बच्चे हो सकते हैं वे दोनों लड़का एवं दोनों लड़की हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, थकान दूर करने का उपाय है? पहला ऑप्शन हमारा आसपास का वातावरण शांत होना, दूसरा ऑप्शन है कमरे का वातावरण मौसम के अनुरूप होना, तीसरा ऑप्शन है कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना और चौथा ऑप्शन है कोई कार्य न करना। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि थकान दूर करने का उपाय है, तो क्या उपाय है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, ये थकान दूर करने का उपाय है। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है मालिश करवानी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है आराम करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो प्रसव के बाद स्त्री को यहाँ पर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, स्तनपान संक्रामक रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। ये आपको बताने की कथन सत्य है, असंगत है, असत्य है या असंबंधित है। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको बताने कथन सही है या गलत है। आपको बताने कि स्तनपान संक्रामक रोगों की घटना और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। तो आपको बताने की कथन सही है या गलत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यह कथन सत्य है, पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों में बिस्तर गिला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है? मनोभावनात्मक असुरक्षा, खराब स्वास्थ्य, अपर्याप्त प्रशिक्षण या उपरोक्त सभी। यहाँ पर बच्चों में बिस्तर गिला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है, तो किसका नतीजा हो सकती है आपको बताना है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। मनोभावनात्मक यहाँ पर असुरक्षा भी इसका कारण होगा और यहाँ पर खराब स्वास्थ्य और अपर्याप्त प्रशिक्षण भी इसका नतीजा है, तो ये इन सभी के कारण हो सकता है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो माँ के दूध जैसा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा ऑप्शन है गाय,
तीसरा ऑप्शन है याक और चौथा ऑप्शन है भैंस। आपको बताना है कि इनमें से किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो ये माँ के दूध जैसा हो जाएगा। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, बकरी के दूध में थोड़ी चीनी मिला देने और थोड़ी वसा निकाल देने से यह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के पहला ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास, दूसरा ऑप्शन है स्वभाव, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का, चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है, तो बालक के किसमें सहायक है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास के। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की ओर। पोलियो का उद्भव काल खाली स्थान दिन का होता है। आपको बताना है कि पोलियो का उद्भव काल कितने दिन का होता है। पहला ऑप्शन है 15 से 18 दिन का, दूसरा ऑप्शन है 45 दिन का, तीसरा ऑप्शन है 30 दिन का और चौथा ऑप्शन है 21 दिन का। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पोलियो का उद्भव काल कितने दिन का होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, पोलियो का उद्भव काल 21 दिन का होता है। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पोलियो का उद्भव काल 21 दिन का होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मल पदार्थ में पोलियो का वायरस जाता है। ज़्यादातर वायरस युक्त भोजन के सेवन करने से यह रोग होता है। यह वायरस श्वास तंत्र के से भी शरीर में प्रवेश कर रोग फैलाता है। पोलियो एक गंभीर वायरल संक्रामक था जो भारत और दुनिया भर में सामान्य था, परंतु आजकल शायद ही किसी में ये देखने को मिला है, क्योंकि टीके के माध्यम से इसे होने से रोका गया है। पोलियो का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह जरूरी है कि आप और आपके बच्चे इससे बचाव के लिए टीकाकरण कर चुके हों। तो ये पॉइंट आप नोट करते चलेगा। तो इसका उद्भव काल कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोलियो की दवा का आविष्कारक है। पहला ऑप्शन है जॉन्स साल्क, दूसरा ऑप्शन है सलमान बाक्समा, तीसरा ऑप्शन है एल्ब ई7 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पोलियो की दवा का आविष्कारक है, तो किसने पोलियो की दवा का आविष्कार किया ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से जॉन साल के द्वारा पोलियो की दवा का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाली स्थान यह एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिससे वह समझ में स्वीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन है सामाजिकरण, दूसरा ऑप्शन है अन्योन्यायी क्रिया, तीसरा ऑप्शन है हमारा विकास, चौथा ऑप्शन है परिपक्वता। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर है सामाजिकरण। यह एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिससे वह समझ में स्वीकृत किया जाता है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। तो सामाजिकरण हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं कार्य का। आपको बताने पहला ऑप्शन है हमारा पुरुष सुलभ, दूसरा ऑप्शन है हमारा नारी सुलभ, तीसरा ऑप्शन है विकासात्मक और चौथा ऑप्शन है हमारा श्रेणी। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से विकासात्मक। विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं विकासात्मक कार्य। तो यह हमारा यहाँ पर विकासात्मक कार्य सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो को यहाँ पर लगातार देखते रहिए, आपको काफ़ी फ़ायदा हमारी क्लासेस से यहाँ पर होने वाला है। जो भी बच्चे हमारी क्लास को लगातार देख रहे हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा होगा और आपके एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाओ, बस हमारी यही आशा है। तो आप कंटेंट को लगातार देखते रहिए, हमारी क्लासेस को भी, और इसका फ़ायदा उठाते रहिए। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, बस लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और क्लास को लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं अपना 42वां क्वेश्चन। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांत की संख्या होती है 20, 28, 32 या 10। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर बच्चे के अस्थायी दांतों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो 6 महीने से 2 वर्ष के बीच में जो बच्चे के अस्थायी दांतों की संख्या होती है वह होती है 20। और ये क्वेश्चन कई तरह से एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43।
बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक है। पहला ऑप्शन है उसकी वंशानुगत विशेषताएं, दूसरा ऑप्शन है उसकी शारीरिक स्थिति, तीसरा ऑप्शन है उसकी मानसिक अंतरक्रिया और चौथा ऑप्शन है उसकी मानसिक स्थिति। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, क्या पहला ऑप्शन हमारा उसकी वंशानुगत विशेषताएं होगी, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसकी शारीरिक स्थिति होगी, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसकी सामाजिक अंतरक्रिया होगी, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, उसकी मानसिक स्थिति होगी। तो बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारित जो कारक है उसकी मानसिक स्थिति, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक उसकी व्यक्तिगत मानसिक स्थिति होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उसकी मानसिक स्थिति जितनी अच्छी दशा में होगी उतना ही उसका विकास अच्छा यहाँ पर विकास होगा। सामाजिक विकास के कारकों का अध्ययन करते समय विभिन्न सामाजिक विचारकों जैसे मिर्डल हाउस हॉब यानी कि हॉब हाउस तथा आर्गमन महोदय के द्वारा यहाँ पर सामाजिक कारकों का उल्लेख किया गया है। तो किन किन महोदय के द्वारा किया गया है? मिर्डल के द्वारा, हॉब हाउस के द्वारा और आर्गमन महोदय के द्वारा निम्नलिखित सामाजिक कारक यहाँ पर दिए गए। तो कौन कौन से कारक दिए गए हैं जिसमें आपका सामंजस्य, आविष्कार, प्रसार, ज्ञान भंडार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता यहाँ पर इत्यादि ये महत्वपूर्ण कारक दिए गए हैं। तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। और किस किस के द्वारा दिए गए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, ईर्ष्या एक खालिस्तान भावना यानी कि कैसी भावना, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक, दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर जन्मजात और चौथा ऑप्शन नकारात्मक। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि ईर्ष्या किस प्रकार की भावना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक है। पीएचडी 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो भग्नाशा उत्पन्न करने वाले ये सभी कारक है, प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है मानसिक रेचन, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक रेचन, चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक रेचन। टीजी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते चले। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। क्या स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहेंगे, मानसिक रेचन कहेंगे, शारीरिक रेचन कहेंगे, संवेगात्मक रेचन कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे मानसिक रेचन। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा शोषण तंत्र, दूसरा ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। पीजीटी 2004 और 3 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि शरीर में से व्यर्थ हानिकारक जो पदार्थ बाहर निकलते हैं वो उस तंत्र को क्या कहते हैं। क्या शोषण तंत्र कहेंगे, परिसंचरण तंत्र कहेंगे या उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। तो कौन सा उत्सर्जन का अंग या नहीं है ये आपको बताना है। त्वचा, फेफड़ा, मस्तिष्क या मलाशय। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मस्तिष्क उत्सर्जन तंत्र का तंत्र यहाँ पर अंग नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव से में करता है, यानी कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन है चेचक, तीसरा ऑप्शन है तपेदिक और चौथा ऑप्शन है टाइफॉइड। यूपी टीजी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। तो बीसीजी के टीके की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, तपेदिक यानी कि टीबी के से बचाव करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा।
BCG का टीका पूछा गया है कई बार और ये तपेदिक यानी कि टीबी रोग से बचाव करता है। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम में क्वेश्चन की ओर। धूम्रपान से किस रोग से के बढ़ने की संभावना होती है, यानी कि धूम्रपान करने से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अतिसार, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन है बुखार, चौथा ऑप्शन है टिटनेस। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि धूम्रपान करने से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कैंसर। धूम्रपान करने से कैंसर रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। धूम्रपान से कैंसर रोग के बढ़ने की संभावना होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें मुंह, गाल, होठ, फेफड़े, गले आदि के कैंसर प्रमुख है। तंबाकू से सबसे घातक व तेज विष निकोटीन होता है, यानी कि तंबाकू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें यहाँ पर पाया जाता है, सबसे घातक और तेज विष पाया जाता है तंबाकू में, निकोटीन होता है, तो इसमें पाया जाता है, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह पदार्थ सूक्ष्म रूप से भी मादक है। तंबाकू का धुआं फेफड़े, गले इत्यादि की श्लेष्म कला यानी कि भीतरी झिल्ली को खराब कर देता है, जिससे पहले कफ, खांसी तथा बाद में दमा, तपेदिक यानी कि 6 रोग तक हो जाते हैं। गले, नाक, फेफड़े, श्वसन मार्ग तथा संपूर्ण शरीर में शुष्कता पैदा हो जाती है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिले, कितने आपको आते थे, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।